नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में। विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कस फोर्स क्या है, कितना है, वो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया हुआ है। तो ज़्यादा थ्योरी हम लोग जो है वो इसमें नहीं देखने वाले हैं, इसीलिए इसको जो है वो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। जो थ्योरी वाला पार्ट है वो डिस्कस कर लिया गया है। अब हम लोग जो है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालेंगे। जो एक्सप्रेशन होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का वो निकालेंगे। उसका डिपेंडेंसी यानी टेम्परेचर पे और प्रेशर पे जो है वो डिपेंड करता है या नहीं करता है तो किस तरह से करता है, नहीं करता है तो क्या क्या उसका जो है वो प्रोपोर्शनलिटी क्या है, नहीं है, वो सारा चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए जो थ्योरी वगैरह है वो पहले देख लीजिएगा। अगर आप लोगों का थोड़ा भी आइडिया है तो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया है, एक फ्लो कंसीडर किया हुआ है। गैस का फ्लो है शांत लेमिनर फ्लो, यानी कि शांत से जो है वो गैस बह रहा है। किस तरफ है तो ओ एक्स के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, यानी एक्स के डायरेक्शन में मान सकते हैं आप, ठीक है। और ये हमारा है जेड एक्सिस और ये है हमारा एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो क्या कर रहा है, हमारा गैस का जो गैस है वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाला ये है कि हम लोगों ने गैस को जो है वो लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है। हर एक लेयर का अलग अलग वेलोसिटी है। तो हर एक लेयर का वेलोसिटी कैसे डिवाइड किया गया है, तो हर एक लेयर का वेलोसिटी इस तरह से डिवाइड किया गया है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाइएगा वेलोसिटी बढ़ते जाएगा लेयर का, और जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे वैसे वैसे वेलोसिटी लेयर का कम होते जाएगा, ठीक है। ऐसे जो है वो हम लोगों ने लिया हुआ है वेलोसिटी का, और यही वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है वो भी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है, इससे जस्ट पिछले वाले वीडियो में। तो यहाँ पे जो हमारा रेफरेंस लेयर है, जिस लेयर पे हम लोग काम करेंगे, जिस लेयर पे हम लोग हिसाब किताब करके जो वो अपना एक्सप्रेशन निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, वो लेयर हमारा है 2। 3 लेयर हम लोगों ने एग्जाम्पल के लिए लिया हुआ है, लेयर 1, लेयर 2 और लेयर 3। 3 लेयर लिया हुआ है, जिसमें हमारा रेफरेंस जो है वो लेयर है वो है लेयर 2, ठीक है। तो लेयर 2 हमारा रेफरेंस है और इसका वेलोसिटी है v, इसका वेलोसिटी है v। लेयर्स जो है वो हमारा जो रेफरेंस लेयर है वो है v, ठीक है। और जो लेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो लेमदा डिस्टेंस लिया हुआ है। लेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो लेमदा लिया हुआ है, ठीक है। लेमदा जो है यहाँ पे क्या है, मीन फ्री पाथ है। और फ्री पाथ क्या होता है आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है। फ्री पाथ क्या होता है, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो मॉलिक्यूल्स पाथ डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो फ्री पाथ होता है। और उस फ्री पाथ में कोई भी कोलिजन नहीं होता है, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है। एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच का डिस्टेंस लेमदा लिया हुआ है, इसीलिए क्योंकि दोनों के बीच में कोई कोलिजन नहीं यहाँ पे चाहिए, ठीक है। एक लेयर से दूसरे लेयर में जो ट्रांसफ़र होगा उस ट्रांसफ़र के बीच में जो रास्ता है उसमें कोई डिस्टर्बेंस, कोई कोलिजन नहीं होगा यहाँ पे। ये हो गया हमारा लेमदा हो गया। फिर वेलोसिटी की बात कर रहे थे, तो वेलोसिटी या इसका वेलोसिटी जिस लेयर पे हम लोग काम कर रहे हैं वो उसका वेलोसिटी है v। और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो लेयर 3 का जो वेलोसिटी है वो v और इतना बढ़ रहा है, ठीक है। और ये हम dv/dz जो लिखा जाता है, dv/dz है वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट होता क्या है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट को आप ऐसे समझिए, हर यूनिट पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं या फिर जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तो उतना वेलोसिटी ऊपर जा रहे हैं तो कितना बढ़ रहा है हर एक यूनिट पे, हर एक यूनिट पे जो है वो वेलोसिटी कितना बढ़ रहा है। जैसे सेंटीमीटर ले रहे हैं या फिर मीटर या मिलीमीटर जो भी है, तो हर एक यूनिट पे कितना वेलोसिटी बढ़ रहा है, ठीक है। तो वो हो गया हमारे पास क्या, ऊपर जो जा रहे हैं वो प्लस में आ जाएगा dv/dz। और लेमदा डिस्टेंस है, लेमदा डिस्टेंस पे है, यहाँ से यहाँ तक लेमदा डिस्टेंस है तो ये इंटू हो गया, यानी इतना वेलोसिटी बढ़ा, ठीक है। इतना वेलोसिटी बढ़ा, इस डिस्टेंस तक इतना वेलोसिटी बढ़ा, तो इसका लेयर हो गया, इस लेयर का वेलोसिटी हो गया v प्लस dv/dz इंटू लेमदा। नीचे आएंगे तो सेम चीज़ माइनस हो जाएगा क्योंकि नीचे वेलोसिटी घट रहा है। तो लेयर 1 का जो वेलोसिटी है वो इससे, ये प्लस में था ऊपर तो ये नीचे जो है वो निगेटिव माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी v है, इसका वेलोसिटी v प्लस dv/dz इंटू लेमदा। और इसका वेलोसिटी नीचे वाले का लेयर का वेलोसिटी है v माइनस dv/dz इंटू लेमदा, ठीक है। नीचे वाला मॉलिक्यूल जो लेयर है उसका वेलोसिटी कम है, ऊपर वाले का ज़्यादा है, और बीच वाले पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि ऊपर वाले से यहाँ जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोमेंटम ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो विस्कोसिटी उसी की वजह से हम लोग पहले डिस्कस कर लिया होगा कि विस्कोसिटी का मेन कारण क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोमेंटम ही था। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोमेंटम जो ऊपर वाले लेयर से, ये इसके पास वेलोसिटी ज़्यादा है, इस लेयर के पास वेलोसिटी ज़्यादा है, तो यहाँ से यहाँ जो ट्रांसफ़र होगा, यहाँ से यहाँ जो ट्रांसफ़र होगा, तो ये जो थर्ड लेयर से जो सेकेंड लेयर पे आएगा ट्रांसफ़र जो होगा, तो वेलोसिटी सेकेंड लेयर पे जो होगा, जो
सेकेंड लेयर का जो मोमेंटम होगा उसको ये बढ़ाएगा, ठीक है। ऊपर से जो ट्रांसफ़र होके मॉलिक्यूल्स आएगा वो इस सेकेंड लेयर का मॉलिक्यूल्स का जो मोमेंटम होगा वो बढ़ाएगा, यहाँ पे जो लेयर का मोमेंटम होगा वो बढ़ाएगा, और नीचे वाले से जो ऊपर जाएगा वो घटाएगा, क्योंकि इसका वेलोसिटी कम है तो कम वाला वेलोसिटी वो इसको घटाने का कोशिश करेगा, और ऊपर से जो नीचे आएगा वो इसका वेलोसिटी बढ़ाने का कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स किस तरह से लगेगा वो समझिए। देखिए 3 लेयर है हमारे पास, हम लोगों ने कंसीडर किया हुआ, और ऊपर वाला यहाँ से आ रहा है तो ये इसको क्या करेगा, आगे बढ़ाने का कोशिश करेगा इस तरह से, और क्योंकि ये मोमेंटम बढ़ाने का कोशिश कर रहा है, ऊपर का वेलोसिटी ज़्यादा है और नीचे आ रहा है, तो ये इस लेयर का वेलोसिटी बढ़ाएगा यानी ये इसको फ्लो में मदद करेगा, आगे बढ़ाएगा यहाँ पे, और नीचे वाले जो नीचे तरफ से जो जाएगा वो क्या करेगा, इसको घटाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, घटाने का मतलब क्या करेगा, इसको बैकवर्ड करेगा, बैकवर्ड मोमेंटम, और ये फॉरवर्ड मोमेंटम। तो इस तरह से फोर्स इधर और इधर, ये जो फोर्स लग रहा है इस तरह से हम लोगों का ये जो फोर्स हो जाता है टेंजेंशियल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने टेंजेंशियल फोर्स के बारे में बात किया हुआ है पहले। तो ये हमारे जो है वो मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी हो गया, डिस्टेंस हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसके बाद मोमेंटम, फिर ऊपर से जो ट्रांसफ़र हो रहा है मोमेंटम, फिर नीचे से जो ट्रांसफ़र हो रहा है मोमेंटम, फिर जो नेट ट्रांसफ़र हो रहा है मोमेंटम वो निकालेंगे, और चेंज इन मोमेंटम हम लोगों को पता है, चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो होता है फोर्स, और वो फोर्स हम लोग जो है वो विस्कस फोर्स से कंपेयर करेंगे, और विस्कस फोर्स से कंपेयर करने के बाद हम लोग को कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मिलेगा, क्योंकि विस्कस फोर्स हम लोगों ने कहा हुआ था जो विस्कस फोर्स होता है वो ईटा ए dv/dz होता है, और जब यूनिट एरिया के लिए निकालते हैं तो ए यहाँ से हट जाता है, क्योंकि ए के जगह पे 1 आ जाएगा, ए एरिया है तो यूनिट एरिया यानी 1, यूनिट मतलब 1, तो ए हट जाएगा, बचेगा क्या, एन, और ईटा, एन नहीं ईटा, ठीक है, ईटा dv/dz हो जाएगा, और ये हमारा विस्कस फोर्स होता है। और लास्ट में जो हमारा निकलेगा नेट मोमेंटम जो निकलेगा, नेट मोमेंटम ट्रांसफ़र जो निकलेगा उसको हम लोग इसके साथ कंपेयर करेंगे, और ईटा जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। हमारा ये सारा चीज़ जितना चीज़ अभी कहा गया है वो सारा चीज़ यहाँ पे लिखा गया वही चीज़ है। कंसीडर हम लोगों ने किया हुआ है, OX के फ्लो है लेफ़्ट टू राइट, और दोनों के बीच के लेयर्स के बीच में डिस्टेंस है लेमदा है मीन फ्री पाथ। वेलोसिटी है हमारा जो सरफेस के साथ अटैच वेलोसिटी। अच्छा, ये जो वेलोसिटी है यहाँ इस सरफेस के साथ जो लेयर अटैच होगा उसका वेलोसिटी 0 होगा, ठीक है। इस लेयर के साथ जो वेलोसिटी अटैच होगा उसका वेलोसिटी 0 होगा, वो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ। जस्ट इससे पहले वाला में जो सरफेस के साथ अटैच रहेगा लेयर उसका जो वेलोसिटी वो 0 होगा। कैसे होगा, एग्जांपल के तौर पे भी हम लोगों ने समझा हुआ था। और dv/dz है वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये हम लोगों ने अभी बात किया। और जो हम लोगों ने रेफरेंस लेयर लिया है उसका वेलोसिटी भी है, जेड डिस्टेंस पे है। लेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वहाँ पे कोई कोलिजन नहीं है, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है मॉलिक्यूल्स या नीचे से ऊपर जा रहा है मॉलिक्यूल्स, तो कोई कोलिजन नहीं होगा बीच में, जब बस उस लेयर पे वो पहुँचेगा। तो जो ऊपर वाला लेयर है लेयर 3 उसका वेलोसिटी इतना है, और लेयर 1 का वेलोसिटी यानी नीचे वाला वेलोसिटी घट रहा है तो इसका इतना है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया। अब आगे क्या, तो आगे हम लोग लेंगे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम लेंगे, फिर मास लेंगे, क्योंकि हम लोगों को मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम का ध्यान रखना है। तो चेंज इन मोमेंटम यानी मोमेंटम होता है P = mv, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो मास भी हम लोग को लेना पड़ेगा, और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि मॉलिक्यूल के ऊपर ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम n ले लेते हैं, और m ले लेते हैं हर एक मॉलिक्यूल का मास। उसके बाद हमारा जो सबका वेलोसिटी है, मूव कर रहा है तो वेलोसिटी होगा ही, तो एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, यानी सबका वेलोसिटी तो एक जैसा होगा नहीं, तो एक एवरेज वेलोसिटी लेंगे, एवरेज वेलोसिटी v एवरेज, ऐसे करके एवरेज वेलोसिटी ले लेंगे, ठीक है। ये सारा चीज़ हम लोग काम कर रहे हैं। और जो मोशन है, मतलब मूवमेंट जो है, मूविंग किसी एक डायरेक्शन में जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा होगा वो कितना होगा, तो एक डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा मॉलिक्यूल्स वो कितना होगा, कैसे निकालेंगे। तो देखिए हमारे पास 3 डायरेक्शन है, x z y, यानी XYZ डायरेक्शन है। तो एक मॉलिक्यूल्स अगर XYZ डायरेक्शन ले रहे हैं तो मॉलिक्यूल का जो प्रोबेबिलिटी होगा मूव करने का वो कितना हो जाएगा। 3 डायरेक्शन है तो n/3 हो जाएगा, 3 डायरेक्शन है तो n/3 नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, और 3 डायरेक्शन है तो n/3 हो गया। लेकिन अगर पॉजिटिव्स और निगेटिव दोनों डायरेक्शन लिया जाए, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पे एक्सिस जो है वो पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है, तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों लिया जाए तो n/6 है अगर सिर्फ 3 डायरेक्शन के लिए, और n/3 है अगर सिर्फ 3 डायरेक्शन के लिए, तो n/6 हो जाएगा। जब वो 6 डायरेक्शन में डिवाइड होगा तो 6 हो जाएगा, 1/6 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा वो, ठीक है। तो वो हमारे पास आ जाएगा n/6, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स मूविंग अलॉन्ग जेड एक्सिस, वो हो जाएगा n/3। एक डायरेक्शन में जो मूवमेंट होगा, जो मूविंग होगा, ठीक है,
एक डायरेक्शन में पार्टिकल जो मूव करेगा उसको हम लोग n/3 लिखेंगे, क्योंकि टोटल डायरेक्शन 3 है, ठीक है, टोटल डायरेक्शन 3 है, और z डायरेक्शन में जो मूव कर रहा है यानी 1/3 से डिवाइड, तो n/3 हो गया। और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायरेक्शन ले लेंगे तो n/6 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितना होगा, पॉजिटिव x डायरेक्शन में ले रहे हैं उतना ही नेगेटिव x डायरेक्शन में होगा। आप दोनों लेके चलते हैं तो बाद में जाके वो प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिव x डायरेक्शन में लेके चल रहे हैं। तो पॉजिटिव x डायरेक्शन में जो पार्टिकल मूव कर रहा है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा हमारे पास, ये देखिए ये n/6 तो ये तो है ही, n/6 सब हमारा जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो तो है ही। अब पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो n/6 तो यहाँ से आ गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अब पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम लिखना है, तो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम अगर हम लोग लिखेंगे तो उसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम लिखना था, लेकिन एवरेज वेलोसिटी से क्यों मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो देखिए जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा n/6 इंटू एवरेज वेलोसिटी को सॉल्व कीजिएगा तो क्या आता है हमारे पास, क्या है n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऐसे लिखा जाएगा। फिर इंटू पर यूनिट टाइम कहा जा रहा है, ठीक है, तो पर यूनिट टाइम कहा जा रहा है, तो ये वेलोसिटी लिखा गया है। तो वेलोसिटी को एवरेज वेलोसिटी यानी स्पीड, तो स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम हो गया, इतना हो गया हमारे पास। इसके थ्रू अगर इस इक्वेशन को जो लिखा गया अगर आप इसको सॉल्व करने का कोशिश करिए, थोड़ा सा इसको डिटेल में लिखने की कोशिश करें, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम आ गया और यह आ गया डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी की जगह डिस्टेंस बाय टाइम आ गया। अब ये वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम होता है एरिया इंटू डिस्टेंस, तो वॉल्यूम होता है एरिया इंटू डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर आप इसको फिर से सॉल्व करें तो डिस्टेंस से डिस्टेंस कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए क्या बचा हमारे पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, सिर्फ इतना बचा। वही चीज़ तो हम लोग लिखना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर मूविंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसको सॉल्व कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कहानी, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इतना मूव कर रहा है, पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम में इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना मूव कर रहा है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग का जो मूवमेंट है, देखिए यहाँ से जो इस लेयर से ऊपर वाला लेयर से जो नीचे आ रहा है वो इस लेयर का, इस सेकेंड वाला लेयर का मोमेंटम बढ़ा रहा है, और नीचे वाले लेयर से जो ऊपर जा रहा है वो इस लेयर का मोमेंटम घटा रहा है, ठीक है। इतना तक तो क्लियर है। तो जो डाउनवर्ड मोशन होगा इसका ये मोमेंटम लूज़ कर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो मोमेंटम लूज़ कर रहा है, और नीचे से ऊपर जा रहा है तो मोमेंटम, और ये मोमेंटम गेन कर रहा है, ऊपर से नीचे मोमेंटम लूज़ कर रहा है, और जहाँ पे आ रहा है सेकेंड लेयर पे आ रहा है तो सेकेंड लेयर वाले जो है वो ऊपर से जो मोमेंटम दे रहा है वो यहाँ पे गेन हो रहा है, सेकेंड वाले पे मोमेंटम गेन हो रहा है, ठीक है। तो मोमेंटम गेन हो रहा है, तो मोमेंटम के लिए चाहिए मास इंटू वेलोसिटी, और मास कितना है हमारे पास m है, और वेलोसिटी कितना है, तो हम लोगों ने ऊपर वाले लेयर के लिए वेलोसिटी v प्लस डी बाई डी जेड इंटू लेमदा लिखा हुआ है, ठीक है। तो वही हम लोग क्या करें, मोमेंटम लिख रहे हैं। तो ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये तो हम लोगों ने अभी निकाला, ये हो गया हमारा मास, और ये हमारे क्या है, वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी है। तो मास इंटू वेलोसिटी हमारे पास मोमेंटम आ गया। ये है हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो मूवमेंट हो रहा है, कितना मोमेंटम यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो ये जो इंक्रीज इन मोमेंटम है, सेकेंड लेयर का जो मोमेंटम बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है, तो इतना बढ़ रहा है क्योंकि इतना मोमेंटम वो ट्रांसफ़र कर रहा है, ऊपर से नीचे जो मोमेंटम दे रहा है वो इतना मोमेंटम लॉस कर रहा है, ठीक है। तो मोमेंटम जितना लॉस कर रहा है नीचे वाला उतना मोमेंटम गेन कर रहा है, तो इसको तो वो हो जाएगा हमारे पास पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो हो गया इतना, क्योंकि पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है वो इतना है, और मोमेंटम के लिए चाहिए मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो सिंपल हमारे पास ये आ जाएगा, ऊपर से नीचे जो आ रहा है मोमेंटम जो लॉस हो रहा है वो हमारे पास ये है, ठीक है। अब सेम उसी तरह से हम लोग नीचे से ऊपर के लिए लिखेंगे, तो नीचे से ऊपर के लिए वेलोसिटी माइनस है तो माइनस हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 से लेके 3 वाले लेयर से 2 पे आ रहा है, तो ये हमारे पास हो गया मोमेंटम ट्रांसफ़र, और 1 से 2 पे जा रहा है यानी नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये हो गया मोमेंटम ट्रांसफ़र,
सिंपल। अब नेट मोमेंटम निकालना है, ठीक है। नेट मोमेंटम ट्रांसफर के हम लोगों ने दोनों मोमेंटम को लिख दिया और दोनों के बीच में नेगेटिव साइन यानी माइनस कर दिया। ऊपर से जितना दे रहा है नीचे से उतना ही क्या करेगा, घटा रहा होगा, ठीक है। तो इतना ही हम लोगों ने क्या कर दिया, इतना प्लस हो गया, इतना माइनस हो गया, ठीक है। तो अब दोनों के बीच में जो भी चीज़ कॉमन है वो हम लोगों ने बाहर निकाल लिया। इन दोनों के बीच में ये चीज़ कॉमन है, ये चीज़ हम लोगों ने बाहर निकाल लिया। यहाँ पे v प्लस डी वी बाई जेड इंटू लेमदा बचा, माइनस निगेटिव साइन यहाँ से आया और v, और ये निगेटिव निगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो गया डी वी बाई डी जेड इंटू लेमदा, ठीक है। तो अब v से v कैंसिल हो जाएगा और डी वी बाई जेड इंटू लेमदा और डी वी बाई जेड इंटू लेमदा 2 डी वी बाई जेड इंटू लेमदा हो गया। तो ये इक्वेशन यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग यहाँ से देखिए 2 3 जा 6, 3 आ गया, इसको कैंसिल करते हुए, और ये हमारे पास आ गया फाइनल हमारा इक्वेशन। अब ये जो है वो नेट ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम है, ये नेट ट्रांसपोर्टेशन मोमेंटम है। तो मोमेंटम पर यूनिट टाइम जो होगा, जो चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, वो चेंज इन मोमेंटम न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से फोर्स होता है। चेंज इन मोमेंटम फोर्स होता है, ठीक है। और फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया होता है स्ट्रेस, जिस और वो जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो टेंजेंशियली एक्ट कर रहा है, टेंजेंशियल फोर्स है। तो उसको हम लोग उस केस में हम लोगों ने कहा था शियर स्ट्रेस बोलते हैं उसको। ये शियर स्ट्रेस कुछ नहीं है, एक स्ट्रेस ही है। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया है वो तो स्ट्रेस ही है, यानी प्रेशर ही है, एक तरह से क्या है वो प्रेशर है, और अलग चीज़ कुछ नहीं है। तो इस फोर्स को, ये जो फोर्स निकला हमारा, क्योंकि इसको हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से फोर्स बोल सकते हैं। अब इस फोर्स को हम लोग विस्कस फोर्स से अगर कंपेयर करें तो कैसे होगा, देखिए ये शियर स्ट्रेस हो गया, और जो फोर्स विस्कस फोर्स था वो हम लोगों ने कैसे लिखा था, F इज इक्वल टू एन डी वी बाई डी जेड, ठीक है। और A भी आएगा, लेकिन A यूनिट एरिया के लिए निकालेंगे तो A हट जाएगा, क्योंकि 1 लिखिए या ना लिखिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो एन डी वी बाई डी जेड, फाइनली विस्कस फोर्स बराबर ईटा, विस्कस फोर्स बराबर ईटा डी वी बाई डी जेड ए होता है, लेकिन ए जब हट जाता है कब, जब यूनिट एरिया के लिए निकालते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फोर्स है, मोमेंटम पर यूनिट टाइम फोर्स होता है, तो ये फोर्स है, और ये फोर्स है विस्कस फोर्स की वजह से। तो विस्कस फोर्स कितना होता है उससे कंपेयर करेंगे तो कितना कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो दिस फोर्स इज कॉज्ड ऑफ विस्कस फोर्स, एंड विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया कैन बी गिवन बाय F इज इक्वल टू ईटा डी वी बाई डी जेड। तो ये विस्कस फोर्स हो गया हमारा। अब इस दोनों कंपेयर, इस इक्वेशन को और ये जो विस्कस फोर्स का इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, देखिए अभी दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे हम, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, ये भी F इज इक्वल टू बराबर है, यानी ये भी फोर्स है, ठीक है, 1/3 mn v एवरेज v और डी वी बाई डी जेड इंटू लेमदा, और यहाँ पे f बराबर है इतना, तो यानी इतना बराबर इतना हो जाएगा, ठीक है, इतना बराबर इतना हो जाएगा। दोनों साइड डी वी बाई डी जेड दोनों साइड है, तो दोनों साइड से कैंसिल कर देंगे, हटा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ये, ठीक है, इतना बराबर इतना हो गया। तो डी वी बाई डी जेड दोनों तरफ है, इसको हटा दीजिए तो बच्चा ईटा बराबर यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बराबर आ गया 1/3 mn एवरेज वेलोसिटी इंटू लेमदा, ठीक है। और mn को हम लोग लिख सकते हैं क्या, डेंसिटी, ठीक है। तो mn को डेंसिटी लिखेंगे तो 1/3 रॉ एवरेज वेलोसिटी इंटू लेमदा, ये है हमारे पास विस्कोसिटी का एक्सप्रेशन, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बराबर इतना हो गया, जहाँ पे रॉ क्या है वो डेंसिटी ऑफ ए गैस है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन यहाँ तक विस्कोसिटी का कंप्लीट होता है। लेकिन अब हम लोग इसको क्या करेंगे, रिलेट करने वाले हैं। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मीन फ्री पाथ जो लेमदा निकाले हुए हैं, इस लेमदा का वैल्यू पुट करके इसको उसके टर्म में भी लिख सकते हैं। तो लेमदा का वैल्यू बस पुट करेंगे, कंपेयर करेंगे, बस हो गया। इन टर्म्स ऑफ मीन फ्री पाथ लिखना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, बस लेमदा की जगह पे लेमदा का वैल्यू डाल देंगे, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वो मीन फ्री पाथ के टर्म्स में आ गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इन टर्म्स ऑफ मीन फ्री पाथ इतना होता है। अब इसका डिपेंडेंसी कैसा, तो इस चीज़ को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखिए प्रेशर का टर्म नहीं है तो प्रेशर पे इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, प्रेशर का टर्म नहीं है तो प्रेशर पे इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन ये एवरेज वेलोसिटी, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी है यहाँ पे, तो एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के। वो हम लोगों ने बहुत पहले देखा हुआ है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, जो ये सारा चीज़ जो पढ़ रहे थे तो उसी समय हम लोगों ने देखा हुआ था एवरेज वेलोसिटी होगा वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, यानी ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया, एज एवरेज वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, सो ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि
जो टेम्परेचर स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी घटेगा। ठीक है, और इस रिलेशन में प्रेशर नहीं है, सिंपली है, तो ईटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर पे कोई ईटा का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। ये दोनों टर्म था, इसको अगर आप इलेबोरेट करना चाहिए यानी इसको और डिटेल लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। फिलहाल जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का एक्सप्रेशन था इन टर्म्स ऑफ मीन फ्री पाथ भी हम लोगों ने निकाल लिया है और प्रेशर और टेम्परेचर से रिलेट भी कर दिया है। तो ये टॉपिक लगभग आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है और हम लोग जो हमारा नेक्स्ट जो होगा वो कंडक्टिविटी होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।